कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, और दूसरे जो अपनी ही परछाई देखकर हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं। अगर आप दूसरी वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपका चंदनपुर में स्वागत है। चंदनपुर के लोग बड़े ही सीधे, अंधविश्वासी और एक नंबर के डरपोक हैं, जो सूरज ढलते ही अपने अपने घरों के किवाड़ ऐसे बंद कर लेते हैं जैसे बाहर कोई यमराज घूम रहा हो। और तो और इस गांव के इंसान ही नहीं, कुत्ते भी डरपोक हैं। ये भी रात होते ही दुम दबाकर छुप जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं रात के उस रहस्यमयी पहर से जिसे चंदनपुर के लोग प्रेतों का पहर कहते हैं। रात के ठीक 3 बज रहे हैं। पूरा चंदनपुर सन्नाटे की चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहा है। इसी सन्नाटे के बीच कोई अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रहा है। ये रामू है, चंदनपुर का इकलौता सर्टिफाइड चोर, जिसका मुख्य काम गांव की सुख शांति भंग करना है। आज वो गांव के सबसे जालिम और खूसट जमींदार ठाकुर सज्जन सिंह के घर से सोने के कंगन चुराकर भाग रहा है। रामू चोरी का माल लेकर बस अंधाधुंध दौड़े जा रहा है। दूसरी तरफ ठाकुर के 2 लठैत और उनके साथ गांव का दरोगा बलदेव सिंह हाथ में टॉर्च लिए उसे ढूंढ रहे हैं। रामू सबसे बचते बचाते गांव के शमशान के पास पहुंच गया। शमशान के पास एक पुराना खंडहर हो चुका मंदिर है, जहां रात तो क्या, दिन में भी कोई नहीं जाता। वहीं मंदिर से सटे दूर दूर तक फैले सरसों के घने और पीले खेत हैं, जो रात के इस सन्नाटे में बेहद खौफनाक लग रहे हैं। रामू को वो जगह छुपने के लिए सही लगी और वो उस मंदिर के अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। एक कोने में टूटी हुई खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। रामू जाकर उसी टूटी खिड़की के पास बैठ गया। रामू चोरी का माल अपने पास दबाकर दीवार से पीठ टिकाता है और सुस्ताने लगता है। उसे लगता है कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। वो 2 पल वहां बैठकर सुस्ता ही रहा होता है कि तभी अचानक उस टूटी हुई खिड़की से उसकी नजर बाहर सरसों के खेत की तरफ जाती है, जहां उसे सरसों के घने पौधों को चीरती हुई टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। ठाकुर के 2 लठैत और उनके साथ गांव के दरोगा बलदेव सिंह हाथ में लाठी और टॉर्च पकड़े दबे पांव खेतों के किनारे किनारे रामू को ढूंढ रहे हैं। उन्हें देखते ही रामू की हवा टाइट हो जाती है। डर के मारे उसकी छाती धक धक करने लगती है और उसका गला सूख जाता है। अरे बाप रे, ये यमराज के दूत यहाँ भी पहुंच गए। अब अगर पकड़ा गया तो ठाकुर और पुलिस मिलकर मेरी खाल खींच लेंगे। डर के मारे रामू खिड़की के नीचे और ज्यादा दुबक जाता है, मानो जमीन में ही समा जाना चाहता हो। तभी बाहर खड़े उन तीनों की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अरे दरोगा साहब, टॉर्च उधर मत मारो। आगे शमशान का खंडहर मंदिर है। अगर अंदर सोई हुई बला जाग गई, नौकरी तो छूटेगी ही। भगवान के पास सीधे हाजिरी लग जाएगी। अबे चुप, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और रही बात उस रामू की, तो वो इतना बड़ा सूरमा नहीं है जो चोरी का माल लेकर सीधे भूतों के डेरे में घुस जाए। वो पक्का इस मंदिर को देखकर ही उल्टे पैर भाग गया होगा।
हाँ दरोगा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा दरोगा जी, मैं क्या कहता हूँ, चलिए अब यहाँ से चलते हैं। चोर का क्या है, कल सुबह भी पकड़ लेंगे। पर अगर यहाँ किसी चुड़ैल या प्रेत ने हमें पकड़ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, बात तो बिल्कुल पते की गई। वैसे भी रात के अंधेरे में भूतों के इलाके में सर्च वारंट काम नहीं करता। चलो, अपनी इज्जत और जान दोनों बचाकर यहाँ से निकलते हैं। दरोगा जी अपनी इज्जत समेटकर तेजी से मुड़ते हैं और उनके पीछे पीछे दोनों लठैत भी ऐसे भागते हैं मानो उनके पीछे यमराज खड़ा हो। सरसों के खेत से उनके भागने की सरसराहट जैसे ही दूर होती है, रामू चैन की सांस लेता है। बच गए साले फट्टू। वर्दी पहन के शेर बनते हैं, पर शमशान का नाम सुनते ही नानी याद आ गई। रामू अभी अपनी किस्मत पर मुस्कुरा ही रहा था कि तभी अचानक मंदिर के अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी होने लगी। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि बाहर सरसों के खेत में पत्तों की सरसराहट भी एकदम थम गई। ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति किसी अनहोनी के डर से चुप हो गई हो। रामू के बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर दोबारा उस टूटी हुई खिड़की से बाहर झांका और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सरसों के खेत में अजीब सी धुंध छा गई थी और धुंध से ढके सरसों के घने खेत के बीच से हवा में तैरते हुए 4 काले और धुंधले साए मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर जमीन पर नहीं थे, वो सीधे हवा में चल रहे थे। उनमें से जो साया सबसे आगे था, उसके हाथ में एक बड़ा सा मटका था। इस दृश्य को देखकर रामू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बिना कोई आवाज किए जल्दी से जमीन पर लेट गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं साए उसकी धड़कन की आवाज न सुन लें। रामू कुछ देर वैसे ही लेटा रहा। फिर जब उसे लगा कि साए कहीं और चले गए, वो उठकर बैठ गया। तभी एक अजीब सी सरन भरी बदबू हवा में फैल गई। रामू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जैसे ही उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। वो चारों साए सीधे उस पक्की और ठोस दीवार के आर पार होते हुए हवा में तैरते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हो रहे थे। रामू डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसका दम घुटने को था। वो कोने में दुबका अपनी फटी आंखों से ये खौफनाक मंजर देख रहा था। वो चारों साए बिना कोई आवाज किए हवा में तैरते हुए सीधे मंदिर के ठीक बीचों बीच बने एक अजीब से प्राचीन पत्थर की वेदी के पास जाकर रुक जाते हैं। और फिर सबसे आगे वाला साया आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़े उस मटके को बहुत ही आहिस्ता से उस वेदी के ऊपर रख दिया। मटका रखते ही वो चारों साए बिना कोई आवाज किए धुएं की तरह अचानक गायब हो गए और मंदिर में फिर से वही खौफनाक सन्नाटा छा गया। रामू काफी देर तक अपनी आंखें बंद किए दीवार से सटकर थर थर कांपता रहा। जब बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। साए गायब हो चुके थे, लेकिन वो मटका अब भी उस वेदी पर रखा हुआ था। रामू ने सूखी थूक निगली। वो डर तो रहा था, पर उसके अंदर का शातिर चोर अब जाग चुका था।
वो उठा और दबे पांव बहुत ही सावधानी से उस वेदी के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी नजर उस मटके पर पड़ी, रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के मारे कांपते उसके हाथ अचानक लालच से सुन्न हो गए। वो कोई मामूली मिट्टी का मटका नहीं था, बल्कि शुद्ध सोने का एक अत्यंत प्राचीन मटका था। सदियों पुरानी नक्काशी से सजा वो सोने का मटका उस घने अंधेरे मंदिर में भी अपनी पीली और जादुई चमक बिखेर रहा था, जिससे रामू का पूरा चेहरा चमक उठा। रामू ने गौर से देखा, उस मटके का मुंह एक सफेद कपड़े से बड़ी मजबूती से बांधा गया था, मानो उसके अंदर किसी बहुत बड़ी चीज को कैद करके रखा गया हो। और उस मटके के पेट पर सूखे हुए खून से एक अजीब सा तांत्रिक चक्र बना हुआ था, जो देखने में ही खौफनाक लग रहा था। लेकिन रामू का ध्यान उस डरावने चक्र पर गया ही नहीं। उसकी आंखें तो उस मटके से निकलने वाली जादुई पीली चमक में पूरी तरह खो चुकी थीं। सोने की वो चमक देखकर रामू के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने हाथों को आपस में मला और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए धीरे से फुसफुसाया, अरे साला, ये तो सोने का मटका है। अरे बाप रे बाप, लगता है मेरी सारी गरीबी एक ही झटके में दूर हो गई। ये तो सीधे लॉटरी लग गई मेरी। चल रामू, अब ज्यादा दिमाग मत लगा, उठा मटका और भाग यहां से, इससे पहले कि वो शायद दोबारा आ जाए। रामू ने फुर्ती से ठाकुर का चुराया माल समेटा, सोने का मटका उठाया और झटके से उस भूतिया खंडहर से बाहर निकल आया। अब वो बिना पीछे मुड़े तूफान की रफ्तार से भागने लगा। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था और वो डरपोक गांव वाले रजाई तानकर चैन की नींद सो रहे थे, और रास्ते में उसे एक कुत्ता तक नहीं मिला। रामू बिना कहीं रुके हवा से बातें करते हुए सीधा भागकर गांव के दूसरे छोर पर बने अपने घर पहुंच गया। घर के अंदर घुसते ही रामू ने झटके से दरवाजा बंद किया और सीधा दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। उसने बिना एक पल गवाए ठाकुर के यहां से चुराया सारा चोरी का माल और वो सोने का मटका अपनी पुरानी अलमारी में रख दिया। अलमारी को बंद कर जैसे ही वो हांफते हुए पीछे मुड़ा, कमरे में उसकी अंधी मां आ गई। रामू इस घर में अपनी अंधी मां के साथ रहता था। अपनी मां के सिवा रामू का इस दुनिया में और कोई नहीं था। रामू बेटे, तू आ गया। कितनी बार कहा है रात को घर से मत निकला कर। अपनी अंधी माँ पर थोड़ी तो दया कर रामू। ये कैसी भयानक बदबू है, क्या लेकर आया है अपने साथ? शमशान की राख जैसी बदबू है। फेंक इसे, फेंक अभी। माँ, कुछ भी तो नहीं है। वो मैं जल्दी घर आने के लिए शमशान वाले शॉर्टकट रास्ते से भागते हुए आ रहा था ना, इसलिए थोड़ी धूल मिट्टी उड़कर कपड़ों पर लग गई होगी। तू बिना वजह वहम कर रही है माँ। कुछ नहीं है, जाकर सो जा। हाँ, जाती हूँ। वैसे भी इस बूढ़ी माँ की बात तूने सुनी ही कब है? बेवकूफ समझ रखा है मुझे। रामू की मां गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। वहां के जाते ही रामू ने एक लंबी राहत की सांस ली और तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। रामू की अभी आंख लगी ही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। तभी वो आवाज फिर से आई।
इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी और अलमारी के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से अलमारी का दरवाजा खटखटा रहा हो। रामू बुरी तरह घबरा गया। अरे बाप रे, ये आधी रात को अलमारी से कैसी आवाज आ रही है? कोई चूहा वूहा घुस गया क्या? रामू ने हिम्मत जुटाई और थरथराते कदमों से अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, वहां सब कुछ वैसा ही पड़ा था। उसने देखा, अलमारी में कोई चूहा नहीं था और अलमारी में सारा सामान जैसे का तैसा पड़ा था। धत तेरी की, साला पूरा दिन पुलिस और ठाकुर के डर से भागते भागते मेरा दिमाग सठिया गया है। थकान के मारे अब मुझे अलमारी भी भूतिया लग रही है। फालतू में डर रहा था। जाकर सो जाता हूं। सुबह उठकर सोने के मटके को खोल कर देखूंगा। रामू ने अलमारी बंद की और दोबारा जाकर सो गया। अबे ओए रामू, ए रामू के बच्चे, बाहर निकल साले। ठाकुर सज्जन सिंह की कड़क आवाज से उसकी नींद खुली। तेरी इतनी हिम्मत कि ठाकुर सज्जन सिंह के घर डाका डालेगा? ओ दरोगा जी, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? घसीट के बाहर लाओ साले को। ठाकुर की ये गरजती हुई आवाज सीधे रामू के कानों में पड़ी। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। अरे बाप रे, ये सुबह सुबह ठाकुर यहां क्या कर रहा है? लगता है चोरी पकड़ी गई। अब तो गए काम से। रामू डरता हुआ बाहर आया। बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सामने ठाकुर सज्जन सिंह, दरोगा बलदेव सिंह और हाथ में लाठी लिए उनके लठैत खड़े थे। जैसे ही रामू बाहर आया, दरोगा बलदेव सिंह ने झपटकर उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, अबे रामू, साले, ठाकुर साहब की तिजोरी का माल कहाँ है? सीधे सीधे उगल दे, वरना तेरे पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगा। दरोगा जी, मां कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की है सरकार। मैं तो कल रात से यहीं घर पर पड़ा हूं। दरोगा जी, ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा। साले के पूरे घर के चप्पा चप्पा छान मारो, चोरी का माल खुद ब खुद मिल जाएगा। उसके बाद तो मैं खुद इसकी खाल खींच लूंगा। ठाकुर का हुक्म पाते ही दरोगा और ठाकुर के लठैत लाठियां ताने रामू के घर के अंदर घुस गए। वे पागलों की तरह एक एक कोना खंगालने लगे। रामू बाहर खड़ा कांपते हुए भगवान को याद कर रहा था। तलाशी लेते हुए दरोगा और लठैतियों की नजर पुरानी अलमारी पर पड़ी। दरोगा ने उस अलमारी का दरवाजा एक झटके में खींच दिया, लेकिन अलमारी के अंदर का नजारा देखते ही दरोगा और लठैतों के चेहरे उतर गए। पूरी अलमारी खाली थी। ठाकुर की तिजोरी से चुराया गया माल तो दूर, वहां पुराने कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। दरोगा और लठैत खाली हाथ झुंझलाए हुए घर से बाहर निकल आए। ठाकुर साहब, पूरा घर छान मारा, अलमारी भी देख ली, पर यहां तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये सुनते ही ठाकुर सज्जन सिंह का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो रामू के बिल्कुल करीब आया, उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरा और जहरीली आवाज में धमकी दी। सुन बे रामू, आज तो तू बच गया, पर अगर मुझे भनक भी लगी कि मेरी तिजोरी का माल
तेरे पास है तो इसी आंगन में तेरी लाश मिलेगी। चलिए दरोगा जी। झुंझलाए हुए ठाकुर सज्जन सिंह खाली हाथ वहां से चले गए। पुलिस और ठाकुर के जाते ही रामू पागलों की तरह भागता हुआ सीधे अंदर वाले कमरे में गया और उसने देखा कि उसकी अलमारी बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर खड़ी थी। रामू ने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा एक झटके में खोल दिया। दरवाजा खुलते ही रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। चोरी का माल और वो सोने का मटका बिल्कुल सही सलामत वहीं रखे थे। अरे, चोरी का माल और सोने का घड़ा तो यहीं है। साला, पुलिस वाले ने तो कहा कि अलमारी में भी देखा पर कुछ नहीं मिला। लगता है किस्मत भी मेरा साथ दे रही है भाई। रामू खुशी के मारे एकदम बौरा गया और उस सफेद कफन वाले घड़े को प्यार से चूम लिया। घड़े को चूमने के बाद रामू के सिर पर अमीर बनने का भूत सवार हो गया। पकड़े जाने के डर से वो पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकला। उधर मौसम ने भी करवट ले ली थी। और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और रामू घर के अंदर अकेले बिस्तर पर लेटा लेटा अमीर बनने के हसीन सपने देख रहा था। साला, किस्मत चमकी तो ऐसी चमकी। मजा ही आ गया। अब इस ठाकुर की लंका लगा के मैं सीधे शहर भाग जाऊंगा। वहां एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगा। आगे पीछे नौकर चाकर होंगे और रामू चोर नहीं, रामू सेठ कहलाऊंगा। बाहर का मौसम इतना अच्छा था कि रामू को भूख लगने लगी। साला, मौसम तो एकदम बढ़िया है। इस झमाझम बारिश में अगर गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े खाने को मिल जाते तो कसम से मजा ही आ जाता। पर छोड़ो, बेचारी माँ को क्या परेशान करूं। चुपचाप सो जाता हूं। रामू ने चादर तानी और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके नाक में पकोड़ों की जबरदस्त खुशबू आई। खुशबू इतनी असली और ताजा थी कि रामू के मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत चादर हटाई और उठकर बैठ गया। अरे वाह, ये पकोड़ों की महक कहां से आ रही है? अब रामू की भूख और बढ़ गई। वो तुरंत बिस्तर से नीचे उतरा और तभी उसकी नजर अपने बिस्तर के ठीक पास रखी लकड़ी की मेज पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े रखे थे। अबे, ये गर्मा गर्म पकोड़े यहाँ मेज पर कहां से टपक गए बे? कमरे में तो कोई आया भी नहीं। अरे छोड़ साला, काहे फालतू का दिमाग दौड़ाना। रामू बेटा, आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, जो मिल रहा है चुपचाप लपेट लो। आज तो ऊपर वाला भी मुझ पर मेहरबान है। रामू ने बिना आगा पीछा सोचे प्लेट उठाई और पागलों की तरह टूटकर सारे पकोड़े स्वाद ले लेकर खाने लगा। पेट भरते ही उसका शरीर भारी होने लगा और उसे नींद आने लगी। वो प्लेट वहीं छोड़कर दोबारा चादर ओढ़कर सो गया।
देखते ही देखते बाहर घनघोर अंधेरी रात छा गई। आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश के बीच गांव वाले हमेशा की तरह रात होते ही डर के मारे चुपचाप अपने अपने घरों में दुबक गए। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। इधर ठाकुर सज्जन सिंह अपनी आलीशान हवेली के बंद कमरे में बैठे अकेले शराब पी रहा था। कंगन चोरी होने का गुस्सा और शराब का नशा दोनों उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। तभी अचानक बंद कमरे के अंदर न जाने कहां से एक अजीब सा गाढ़ा धुआं भरने लगा और उस धुएं के साथ ही कमरे में किसी सड़ती हुई लाश जैसी भयानक बदबू फैल गई। अरे अरे साला, ये कैसा धुआं भर रहा है कमरे में? और ये कैसी गंदी बदबू है बे? थू! ऐसा लग रहा है जैसे कोई मरा हुआ जानवर लाकर पटक दिया हो। मोहन, बलवंत, कहां मर गए सब के सब? कमरे में फैलती उस गंदी बदबू से ठाकुर का दम घुटने लगा। वो अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने को उठा, वैसे ही उसकी नजर कमरे की मेज पर पड़ी। ठाकुर अपनी जगह पर सन्न रह गया। मेज पर एक चमचमाता हुआ सोने का घड़ा रखा था, जिसके मुंह पर सफेद कफन का कपड़ा बंधा था और उसी के अंदर से वो काला धुआं लगातार बाहर निकल रहा था। अरे ये तो सोने का घड़ा है। ये यहां कहां से आ गया? ठाकुर लालच भरी नजर से उस घड़े को देखने लगता है। तभी अचानक उस घड़े में हलचल होने लगती है और धुआं उठने लगता है और उस धुएं को चीरते हुए सीधे घड़े के ऊपर एक खौफनाक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल का ये खौफनाक रूप देखते ही ठाकुर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसका लालच गायब हो जाता है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या बला है? बचाओ, कोई है बाहर, बचाओ मुझे। अबे ओ ठाकुर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे रामू के साथ बदतमीजी की, उसे सताया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरा खेल यहीं खत्म। इससे पहले कि ठाकुर कुछ कर पाता, चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया और उसे उड़ाकर अपने साथ उस घड़े में लेकर चली गई। उधर हवेली में हुए उस भयानक खेल से बेखबर रामू अपनी अंधेरी कोठरी में बेफिक्र सो रहा था। बाहर अब भी हल्की बारिश हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक सोते हुए रामू को अपने पैरों में अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई चुपचाप उसके पैर दबा रहा है। वो चौंक कर उठा और बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने बिस्तर के कोने पर पड़ी, खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके बिस्तर पर अंधेरे में एक भद्दी और खौफनाक चुड़ैल बैठी हुई थी, जो चेहरे पर डरावनी मुस्कान लिए सीधे रामू की तरफ देख रही थी।
अरे कौन है तू? तू तू मेरे बिस्तर पर बैठकर क्या कर रही है? बचाओ! माँ! माँ! डरो मत रामू, मैं तो तुम्हारी ही हूं। तुम ही तो मुझे उन काले सायों से दूर अपने घर लेकर आए थे। उस सोने के घड़े के अंदर मेरा दम घुट रहा था और तुमने मुझे वहां से आजाद कर दिया। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं। देखो, मैं सोने की लालच में वो घड़ा उठा कर लाया था। अगर मुझे पता होता उसमें तुम हो तो मैं उसे कभी नहीं लाता। तुम जाओ यहां से, चली जाओ। रामू, मैं 100 सालों से उस घड़े में थी। तुमने मुझे आजाद किया। मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे रामू चोर। हे भगवान, ये क्या बला है? रामू के चिल्लाने और कमरे से आ रही अजीब अजीब आवाजों को सुनकर बाहर सो रही उसकी मां हड़बड़ा कर उठ गई। वो सीधे भागती हुई रामू के बिस्तर के पास पहुंची। रामू बेटा, तू ठीक तो है ना? तेरे कमरे से बड़ी अजीब आवाजें आ रही थी बेटा। क्या हुआ रामू? रामू? रामू की मां ने रामू को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उनका हाथ सीधे बिस्तर पर बैठी उस चुड़ैल के ऊपर चला गया। चुड़ैल के लंबे बालों और साड़ी को छूते ही मां का गुस्सा पल भर में खुशी में बदल गया। अरे रामू, शैतान कहीं का, लगता है तू मेरे लिए बहू ले ही आया। जी माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। अब से मैं आपकी और रामू की खूब सेवा करूंगी। अरे जीती रहे बेटा, जीती रहे। मेरे तो भाग ही खुल गए ऐसी सुशील बहू पाकर। अपनी मां और उस चुड़ैल की बात सुनकर रामू सिर पकड़कर बैठ गया और मन ही मन अफसोस करने लगा कि काश वो कभी उस खंडहर में गया ही नहीं होता।